नमस्कार, उत्तराखंड 360 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मदन मोहन सती। आज हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार, चिंतक, स्तंभकार, आलोचक और न जाने कितनी उपाधियों से विभूषित सीएम पपने जी हैं। आपसे पत्रकारिता को लेकर चर्चा करेंगे, साथ ही सामाजिक कार्यों को लेकर और बदलते राजनीतिक परिवेश को लेकर भी चर्चा होगी। पपने जी, आपका स्वागत है। नमस्कार जी। पपने जी, आप रानीखेत से आते हैं और बचपन में आप रानीखेत में ही आपने पढ़ाई की और वहाँ के सामाजिक कार्यों से आप जुटे रहते थे बचपन में, और फिर आप पत्रकारिता में आ गए। तो कैसे पत्रकारिता में आपका आना हुआ और फिर इतने बड़े ट्रेड यूनियन से आप जुड़े और ट्रेड यूनियन से जुड़ने के साथ साथ पत्रकारिता को भी आपने एक नया आयाम दिया। ये एक लंबा सफ़र पत्रकारिता और आंदोलनों से भी आपका रहा है। तो ये पूरा रानीखेत का सामाजिक जीवन और यहाँ का एक आंदोलनकारी के रूप में पहचान, ये सब एक साथ कैसे हुआ? सती जी, जिस तरीके से अब मैं रानीखेत से आपने जिक्र किया है, मैं अपना हमारी यूनिवर्सिटी अपना कुमाऊं यूनिवर्सिटी में रानीखेत का हमारा जो डिग्री कॉलेज था, मैं उसका अध्यक्ष हुआ करता था। तो हम बीए में पढ़ रहे थे उस टाइम पर, तो आगे कुछ चारा नहीं था कि आगे क्या करेंगे। तो हम लोगों ने ये सोचा कि यार चलो क्यों नहीं यहाँ एमए की क्लासेस खुलवाई जाएँ, और हमने उसके लिए संघर्ष किया। और संघर्ष करने के बाद जो है हमने एक ऐसी स्ट्राइक वहाँ रानीखेत में की, क्योंकि वहाँ पर कुमाऊं रेजिमेंट का भी पूरा सेंटर है। तो वो ऐसी उससे इम्पैक्टफुल स्ट्राइक गई कि हम गवर्नर ने इमीडिएटली जो है 3 दिन के बाद ही जो है 4 सब्जेक्टों से एमए के क्लासेस का वहाँ पर अपना खोलने का अपना शुरू किया, और खुल गई वो अपने क्लासेस खुली। तो हमें राहत मिली कि चलो यार अब आगे हम एमए भी यहाँ से कर लेंगे, थोड़ा समय हमारा और निकल जाएगा। क्योंकि वो समय एक अपना जो स्टूडेंट लाइफ होती है, तो स्टूडेंट लाइफ का एक मज़ा ही कुछ और होता है। और मैं एक्चुअली वहाँ रानीखेत जरूरी बाज़ार में रहा करता था। तो वहाँ नंदा देवी हुआ करती थी, रामलीलाएँ हुआ करती थी, नेतागण आके खड़े बाज़ार में अपना स्पीच क्या करते थे, सामाजिक कार्य होते थे। तो इनसे सबसे अपना जन्माष्टमी का बहुत बड़ा त्यौहार वहाँ पर अपना होता था। तो इन सबसे जो भी अपना वहाँ पर अपना जो विधा का जो अपने सांस्कृतिक आयोजन होते थे या खेल कूद के आयोजन होते थे, वहाँ ऑल इंडिया टूर्नामेंट चलता था बहुत बड़ा, जिसमें पूरे हिंदुस्तान की टीम आती थी। तो इन सब चीज़ों से एक अपना जुड़ने का इस तरीके से रहा कि जो भी चीज़ शुरू होती थी हम उसमें लग जाते थे, और उसमें ये नहीं कि पीछे रह के हम उसका नेतृत्व करते थे। तो वहीं से नेतृत्व की भावना इस तरीके से हमारे अंदर आई कि अपना हम धीरे धीरे करके जब हमने अपना रानीखेत से मैं दिल्ली आया, तो रानीखेत से एक अखबार निकलता था जिसका उद्घाटन जो है अपना इंदिरा गांधी जी ने किया था। जो वो रानीखेत आई थी, कमलापति त्रिपाठी उस टाइम पर अपना यूपी की अपना मुख्यमंत्री हुआ करते थे, और केसी पंत। तो केसी पंत जी और इंदिरा गांधी जी वहाँ पहुँचे, अपना चिलियानवाला जगह का नाम है, वहाँ से अपना कुछ निरासन अखबार निकलता था। उसमें मेरे अपना जो है वो मेरे रुचि को देखते हुए वो संपादक अपना पीताम्बर अपना त्रिपाठी जी कहते थे, पपने जी आपको लिखना है, तो मैं उसमें लिखा करता था। तो धीरे धीरे उसका जब हमने अपना पूरा बीए कर लिया, तो अपने मेरी जो एक्टिविटीज़ थी मेरे घर वालों को पसंद नहीं थी। वो कहते थे ये तो नेता बन गया। अब मैं काफ़ी साधारण परिवार से आता हूँ, मेरे पिताजी पोस्ट ऑफिस में हुआ करते थे। तो मुझे सीधे इमीडिएटली अपना जो है दिल्ली को मेरे को पलायन करने को बाध्य कर दिया गया, और मैंने दिल्ली पलायन कर लिया। दिल्ली पलायन किया तो दिल्ली में अपना थोड़े बहुत अपने जो अपना नाते रिश्तेदारी थी, तो अपना लोगों से अपना ताल्लुकात थे। तो मेरा टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप में सीधे श्रीकांत प्रसाद जैन जो अपना टाइम्स ग्रुप के अपना जो है चेयरपर्सन हुआ करते थे उस टाइम पे, उनके साथ मेरी ड्यूटी लगा दी गई। मेरा काम होता था सिर्फ उनको अखबार में जो हेडलाइन आती थी, चाहे इंग्लिश में हो चाहे हिंदी में हो, वो उनको मैं सुना देता था। जो उनको न्यूज़ सुननी होती थी तो वो उसमें कहते थे बेटा इसको पढ़ो जरा। उसके बाद वहाँ रामनाथ गोयनका और साहू श्रीकांत प्रसाद जैन दो आपस में जो है दोनों अपना उनके रिश्तेदारी होती थी, क्योंकि दोनों अपना समधी हुआ करते थे जी। तो अपना जो है मेरा जब मैंने रामनाथ गोयनका जी को देखा, तो मैंने कहा यार कि ये तो एक्चुअली इनकी कंपनी को अपना ज्वाइन करना चाहिए। तो मैंने अपना वहाँ से छोड़ के मैंने इंडियन एक्सप्रेस ज्वाइन कर लिया। इंडियन एक्सप्रेस मैंने ज्वाइन किया, तो ठीक है अपना आराम से हम अपना लगे। उसके बाद 1983 में फिर उसका वहाँ जनसत्ता शुरू हुआ। जनसत्ता जब अपना शुरू हुआ, तो फिर उसको हमने जनसत्ता के लिए अपना प्रभात जोशी हमारे एडिटर इन चीफ हुआ करते थे। तो मैं तो ऑलरेडी इंडियन एक्सप्रेस के लिए काम कर ही रहा था। तो उस टाइम पर जितने मुझे आज के वर्तमान में जो हमारे जो देश के बड़े पत्रकार हैं, जिसमें अपना जो है मैं कुमार आनंद का मैं नाम ले सकता हूँ, प्रदीप सिंह का मैं नाम ले सकता हूँ, यानी एक बात अपना जो है हरिशंकर व्यास का मैं नाम ले सकता हूँ। तो ऐसे ऐसे लोगों ने अपना इंडियन एक्सप्रेस ज्वाइन, बनवारी जी हमारे थे। तो एक अच्युतानंद मिश्री जी हो गए, अपना राम बहादुर राय जी हो गए। तो ऐसे ऐसे दिग्गज लोग, मंगलेश डबराल हैं। तो इस दिग्गजों की एक अपना वहाँ पर अपना जो है पूरा एक अपना झुंड था। तो प्रभास जी ने मेरे से कहा कि पपने जी आप तो ऑलरेडी अपना वर्क कर रहे हैं, और अपना जो है हम औरों को भी अपना मौका देते हैं, और आप लगातार लिखते रहिए और अपना जो है अपना काम करते रहिए। तो मेरा सौभाग्य था कि एक एडिटर मेरे से इस तरह से बात कर रहा है।
तो ठीक है, अपना मेरा अपना क्रम चलते चला गया। लेकिन मेरी जो अपना रुचि अपना इंडियन एक्सप्रेस के अंदर रही वो ट्रेड यूनियन के अंदर, क्योंकि लोगों के साथ जो अन्याय होता था उसको हम सह नहीं सकते थे। क्योंकि हमारे पहाड़ की जो हमारी एक अपने जो एक संस्कार रहे हैं, हम किसी का बुरा नहीं देख सकते हैं, तो यहाँ भी वो मेरे अंदर अपना कायम रहा। तो मैंने ट्रेड यूनियन अपना ज्वाइन किया। ट्रेड यूनियन ज्वाइन करके मैं जो है इमीडिएटली मुझे ट्रेजरर बना दिया गया यूनियन का, उसके बाद मुझे सेक्रेटरी जनरल बना दिया गया। और मेरे नेतृत्व में 1987 के अंदर एक बहुत बड़ी स्ट्राइक हुई। उस स्ट्राइक में अपना जिस तरीके से अपना पूरा अपना इंडियन एक्सप्रेस को, क्योंकि इंडियन एक्सप्रेस को नंबर 1 अखबार हो गया था पूरा देश का, तो जिस तरीके से उसको बंद कराने की अपने जो अन्य बाकी मैं अखबारों का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लीडरों का नाम नहीं लेना चाहता, तो इंडियन एक्सप्रेस को कैसे इसको ख़त्म किया जाए, कैसे इसको बंद किया जाए, कैसे इसका जो अपना प्रसार है इसको अपना इसकी संख्या से कम की जाए, तो उसमें अपना जो है अपना जिद्दोजहद के अंदर जो है पूरा अपना इंडियन एक्सप्रेस में जो हड़ताल हुई, तो उसको बैक साइड से कुछ और बल मिलने लगा। तो हमारी जो डिमांड थी वो एक तरफ रहेगी और जो उनका मकसद था जो औरों का, वो मकसद अपना जो है वो ज़्यादा सफल होने लगा। तो रामनाथ गोयनका जी ने मुझे टेलीफोन किया, तब मैं अपना सकरपुर में रहा करता था। गुरुमूर्ति जी ने सीधे मेरी बात कराई थी। उसके बाद सतीश जी अपना जिस तरीके से रामनाथ जी ने मुझे समझाया, मुझे बताया कि इस तरीके से, और आप एक बार देख लो, अगर आपके समझ में बात आएगी तो जो है आप मेरा साथ दीजिए, अगर आपको समझ में बात नहीं आएगी ठीक, आप जैसा उचित समझते हैं। मैंने जब रामनाथ गोयनका जी ने जो मुझे अपना पॉइंट दिए थे, जब मैंने उनका अध्ययन मनन किया, मैं अपना ट्रेड यूनियन के अंदर मैं पूरा देखा, तो मुझे लगा हो ये तो बड़ा मुश्किल हो रहा है। उसके बाद मुझे पता चला कि एक्चुअली हड़तालें क्यों करवाई जाती हैं, और इंडियन एक्सप्रेस उसका खामियाजा भुगता। और उसके बाद खैर स्ट्राइक खुली, हमने जो है मैंने धड़ल्ले से अपना पूरा फिर अपना रामनाथ जी को मैंने अपना सपोर्ट किया और अपना पूरा इंडियन एक्सप्रेस अपना खोला, और उसका जिस गति से वो पहले चल रहा था उसी गति से वो आगे बढ़ने लगा। उसके बाद सतीश जी आपने कहा कि आपने सामाजिक जीवन और सांस्कृतिक जीवन की आपने बात की है। मैं दिल्ली में जरूर आया, उसके मैंने पर्वतीय कला केंद्र ज्वाइन किया। पर्वतीय कला केंद्र में जब मैं आया तो वहाँ मोहन उप्रेती जी जैसे दिग्गज लोग थे, बी आर टमटा जी, नरेंद्र पालीवाल जी जैसे लोग अपना वहाँ जुड़े हुए थे, और दिल्ली के कई प्रोफेसर्स और कई मतलब अपना डिपार्टमेंटों के हेड वहाँ अपने संस्था से जुड़े हुए थे। तो मुझे भी अपना जो है वहाँ जुड़ने का मौका मिला, और मुझे मेरी एक्टिविटीज़ को देखते हुए इमीडिएटली मुझे वहाँ भी अपना एक ट्रेजरर का पद मिला। उसके बाद मैं अपना वहाँ सेक्रेटरी बना, उसके बाद मैं महासचिव बना, उसके बाद मैं उसका पैटर्न भी बना नेमा उप्रेती जी के साथ में। तो आज भी मैं उस संस्था से अब तो जुड़ा हुआ हूँ। और जहाँ तक सवाल है अपना सांस्कृतिक गतिविधियों के, मैं उसका फिर मैंने कई विदेशी अपने दौरे किए। पर्वतीय कला केंद्र के साथ मोहन जी हमारे साथ हुआ करते थे, उनके नेतृत्व हमने अपना दौरे किए। जो हमारे उत्तराखंड के जो लोक कला लोक संस्कृति उसका हमने प्रचार प्रसार किया, आज भी कर रहे हैं। और इसी तरीके जहाँ तक सामाजिक संस्थाओं का अपना सवाल है, तो दिल्ली में इतनी सामाजिक संस्थाएं हमारी हैं लगभग, जो बड़े चाहे वो गढ़वाल की हो, चाहे कुमाऊँ की हो, चाहे वो जौनसार की हो, सभी से मुझे अपना जुड़ने का मौका मिला है। तो ये अपना गतिविधियाँ अपने चल रही हैं और आगे भी चलती रहेंगी। जी जी, आप ना ट्रेड यूनियन का आप जिक्र कर रहे थे, तो आपने एक पुस्तक भी लिखी है हड़ताल। तो वो हड़ताल का विषय भी क्या उसी ट्रेड यूनियन जो आप फाइट कर रहे थे उस टाइम पर, जो इंडियन एक्सप्रेस की जो हड़ताल थी, उसी से प्रेरित है? जी बिल्कुल, आपने बहुत सटीक सवाल किया सतीश जी। दरअसल तब मैं सिर्फ आर्टिकल ही लिखा करता था। हमारे जनसत्ता में खोज खबर, खास खबर, और जो है अपना खेल से अपना रिलेटेड, यानी कि काफ़ी इस तरह के जो अपना मेरे कॉलम उसमें निकलते रहते थे। तो उसके बाद मैंने सोचा कि यार क्यों ना मतलब जो है पूरा जन को जागरूक किया जाए। तो मैंने जब पूरा ट्रेड यूनियन के अंदर घुस के जो मैंने पूरी गतिविधियाँ अपना देखी, किस तरह ट्रेड यूनियन चलाई जाती है, उनका मकसद क्या होता है, लीडर क्यों इतना आगे मतलब अपना बढ़ते हैं, क्यों उनके भाई कहाँ से इतना पैसा आता है। तो जब मैं उनकी गहराई में वहाँ गया तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे पुस्तक लिखनी चाहिए। इसका जो है जो भी ये चीज़ें अंदर की भीतरघात होता है अपना कर्मचारियों के साथ, इसे मुझे आगे लाना चाहिए। तो मैंने अपना पहली जो मेरी पुस्तक थी वो मैंने अपना हड़ताल अपना शीर्षक से लिखी, और ये मैंने समर्पित की अपने गुरु मोहन उप्रेती जी को, और BM शाह जो कि अपना नेशनल ड्रामा के डायरेक्टर रहे, उनको मैंने अपनी पुस्तक समर्पित की। जी, एक पुस्तक मैंने आपकी पढ़ी रामनाथ गोयनका जी पर। रामनाथ गोयनका जी पर जितना सटीक आपने लिखा है, वो काफ़ी उनके बारे में जानकारी देती है कि किस तरह के रामनाथ गोयनका का व्यक्तित्व था और आखिर वो क्या चाहते थे। तो उसका ख्याल भी उसी हड़ताल के बाद आया? नहीं, दरअसल उसका ख्याल तो दरअसल मुझे जब मैंने आपको बताया कि मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप से जब मैं उनको रामनाथ जी की जब मैंने पूरी उनके व्यक्तित्व के बारे में मैंने पूरा जाना, तो मुझे वहाँ से लगा, जब मैंने सोचा कि यार मुझे इंडियन एक्सप्रेस ज्वाइन करना चाहिए, तो तब से मेरा ये ख्याल था कि यार मतलब इस व्यक्ति के बारे में जो है बहुत मतलब एक ऐसा व्यक्ति है कि जो पूरे हिंदुस्तान को हिलाता है। जो जिससे प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, वो प्राइम मिनिस्टर हमारे गेस्ट हाउस में आते हैं, क्योंकि इंडियन एक्सप्रेस बिल्डिंग में ही बहादुर जबर मार्ग में गेस्ट हाउस होता था इंडियन एक्सप्रेस का, उसी बिल्डिंग में। तो हम देखते थे बड़े बड़े लीडर वहाँ आ रहे हैं, जो अपना प्रधानमंत्री अपना बनते थे। पहले हम गोयनका जी के पास आते थे कि मैं गोयनका जी क्या मैं शपथ ले लूँ, उसके बाद वो अपना शपथ ग्रहण होता था। तो इस तरीके से हमने देखा कि मतलब इस तरीके से ये सारी चीज़ें चल रही है। तो मुझे लगा कि यार गोयनका
जी में बहुत कुछ है। जब गोयनका जी की अपना उनका स्वर्गवास हो गया, स्वर्गवास 91 में उनका स्वर्गवास हुआ था, उसके बाद मुझे लगा कि यार कुछ वर्क करना चाहिए। मैं लगातार इस उधेड़-बुन में रहा कि यार कुछ लिखना है, और उसके बाद में हड़ताल के बाद मैंने 2-3 किताबें और लिखी, देवभूमि लिखी, उसके बाद मैंने अपने अपना उत्तराखंड का पूरा जो तो अपना कल्चर था उसके बारे में मैंने लिखा। फिर मैंने कहा नहीं, रामनाथ जी के बारे में भी लिखना है। उसके बाद मैंने रामनाथ जी के बारे में जो लिखा, इसको हमारे जितने भी लगभग हमारे बड़े पत्रकार थे, हमारे बड़े संपादक थे, जिसमें मैं हीरा मणि कार्णिकर जी का भी मैं अपना नाम लेना चाहूँगा, बलवीर पुंजी का अपना मैं नाम लेना चाहूँगा, अरुण शौरी जी का सब ने, जी वर्गीस जी का मैं नाम लेना चाहूँगा, कि जिन्होंने जब मैंने किताब लिखी है अपने, ये अपना पूरे हर अखबार के अंदर इसकी अपने समीक्षाएँ जब निकली, तो उसके बाद इन लोगों ने मुझे, हीरा मणि कार्णिकर जी ने मुझे अपने व्यक्तिगत रूप से बुलाया, उन्होंने मुझसे पूछा और मुझे आपसे शाबाशी दी कि आपने जो किताब लिखी है दरअसल बहुत अच्छा आपने लिखा है। और बीजी वर्गीस जी ने जब रामनाथ गोयनका जी के बारे में इंग्लिश वर्जन पूरा लिखा था, तो स्पेशली उनका एक लेटर मेरे पास आया था कि पब्लिक जी आपकी किताब से मुझे बहुत मदद मिली है एक्चुअली। तो उसमें रामनाथ गोयनका जी का जिस तरीके से व्यक्तित्व कृतित्व का मैंने अपना पूरा जिक्र किया था, वो काफ़ी खोजबीन मैंने उसके अंदर की थी। तो उसी का नतीजा ये रहा कि आज वो पुस्तकें जिन जिन लोगों की भी हाथ में जाती हैं, तो उससे न सिर्फ रामनाथ जी का सम्मान बढ़ा, मेरा भी साथ साथ अपना लोगों ने मुझे सम्मान दिया, तो ये मुझे खुशी होती है। जी, आज ये बायोग्राफी और तो बहुत लोग लिख रहे हैं, और आजकल ट्रेंड कॉफ़ी टेबल बुक के रूप में भी आ रहा है, लेकिन उसमें ज़्यादातर हम लोग देखते हैं कि उसमें ज़्यादातर आप उस नेता की बड़ाई कर रहे होते हैं, या जिस व्यक्ति के बारे में आप लिखते हैं उसी की बड़ाई उसमें हो रही होती है। तो आलोचनात्मक लेखन क्या करीब करीब रुक गया है, आपको ऐसा लगता है? दरअसल साहब ऐसा है कि समय काफ़ी बदल गया है जी। आज के समय में ये जो समय बदला है, जो हमारे जो आर्थिक उन्नति का शब्द का मैं प्रयोग करूंगा, हर आदमी व्यक्ति विशेष चाहता है कि उसकी आर्थिक उन्नति हो। आर्थिक उन्नति कहाँ से होगी? आर्थिक उन्नति यहीं से होगी कि जब आप किसी का जो कोई बड़े पोस्ट पर अगर पहुंच गया तो रातों रात उसको कहाँ से कहाँ चढ़ा दिया जाता है। एक्चुअली बात यह है, और उसके पीछे कितने लोग अपना जो है उस व्यक्ति विशेष के दीवाने हुए आते हैं। और उसके बाद जो लेखन के का जो आपने जिक्र किया है, तो ऐसे लोग जो अपने जो लेखन कार्य कर रहे होते हैं, तो उस व्यक्ति विशेष की जो है अपने जो बड़ाई में जो लगते हैं एक्चुअली, और उसके बाद जो बड़ाई करने के बाद जो उसको जो पुरस्कार स्वरूप मिलता है वो सबके सामने है। तो यही एक्चुअली विडंबना हमारी इस वक्त हमारे समाज की, हमारे अपने साहित्य जगत की रही है कि इस तरीके से जो अपना ये लेखन किया जा रहा है। मैं समझता हूँ कि ये साहित्य हमारे जगत का जो है, साहित्यिक क्षेत्र का जो है एक हास की ओर ये बढ़ रहा है जी। पत्रकारिता में इस बीच कितना बदलाव आप देखते हैं? क्योंकि जो पत्रकारिता के अपने अपने माध्यम हैं, चाहे वो रेडियो हो, अब डिजिटल मीडियम आ गया, फिर टेलीविज़न, अखबार, और आपने लगभग सभी माध्यमों के साथ आप जुड़े हुए हैं, तो कितना बदलाव महसूस करते हैं पीछे 3-4 दशक में? सर बदलाव तो बहुत आया है, क्योंकि मैं आपको शुरू करता हूँ। दरअसल मुझे याद है कि एक बार अपना हमारे वेद प्रकाश साहब बिजनेस मैनेजर हुआ करते थे इंडियन एक्सप्रेस के, तो उन्होंने जो है अपना एक खबर जो है अपना जहाँ पर खबर लगनी थी वहाँ पर उन्होंने एक ऐड लगा दिया, विज्ञापन लगा दिया। और उसके बाद रामनाथ गोयनका जी अगले दिन वहाँ आए अपना बिजनेस मैनेजर के कमरे में, और उनको जो लताड़ा है उन्होंने, उनका इतनी अच्छी खबर, इतनी बड़ी खबर पूरे हिंदुस्तान की, और आपने विज्ञापन लगा दिया, ये अखबार विज्ञापन के लिए चल रहा है या खबरों के लिए चल रहा है? मुझे जवाब चाहिए इसका। और उन व्यक्ति विशेष को वहाँ से निकाल दिया गया। उसका उन्होंने हिंदुस्तान टाइम्स ज्वाइन किया और काफ़ी समय तक वहाँ पर वो रहे। यानी कि एक अपना खबरों का एक जो खास खबरें होती थी उनका एक मीनिंग होता था। लेकिन आप बदलाव का जो आपने जिक्र किया है, तो यहीं पर एक अपना हमारा जो बदलाव का स्पष्ट नज़र आता है कि जहाँ आज हम विज्ञापन के लिए अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, विज्ञापन के लिए सब कुछ हो रहा है, चाहे हम किसी भी पार्टी को अपना सपोर्ट कर रहे हैं, किसी भी कर रहे हैं, सिर्फ विज्ञापनों के लिए। लेकिन वो समय, आज जो 4 दशकों की बात की है, वो समय होता था तब खबरों के लिए अपना जो संघर्ष किया जाता था, एक अखबार का मीनिंग होता था। अच्छा, हमने एक चीज़ और देखा, आप सामाजिक संगठनों की बात कर रहे थे कि आप सामाजिक संगठनों से जुड़े हैं, पृथ्वी कला केंद्र से भी जुड़े हैं। आजकल हम कई संगठनों को देखते हैं कि वहाँ 80 साल के बुजुर्ग जो हैं बैठे हुए हैं, और वो पद का इतना उनको लालच है कि युवाओं को उसमें लेना ही नहीं चाहते हैं। तो फिर नई पीढ़ी कैसे सामाजिक आंदोलनों से जुड़ेगी, सामाजिक कार्यों से जुड़ेगी, या फिर नए व्यक्तियों को कैसे पता चलेगा कि सामाजिक कार्य क्या होते हैं? युवाओं को जब जोड़ने की आप में ललक ही नहीं है, सिर्फ सत्तासीन होकर बैठना है, बड़ी छोटी सी संस्था की आप सत्ता में बैठे हैं, लेकिन ये ट्रेंड भी दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, आपने बहुत सटीक सवाल किया सतीश जी, क्योंकि मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। अभी हमारे दिल्ली में गढ़वाल महासभा है, जिसको 97 साल हो गए हैं। उसके बाद अल्मोड़ा ग्राम सुधार कमेटी, उसके नंबर 2 आती है।
अल्मोड़ा ग्राम सुधार कमेटी जो कि मिंटो रोड पे जो पहले हमारा जो अपना एक सांस्कृतिक जो हमारा जीवन होता था दिल्ली के अंदर हमारे जो अपना यहाँ पर हम प्रवासी थे रामलीला ही एक मुख्य अपना सांस्कृतिक आयोजन होता था, उसके माध्यम से भी अन्य कलाओं का अपना जो है वहाँ पर अपना जो है मंचन किया जाता था। तो अल्मोड़ा ग्राम सुधार कमेटी को उस टाइम पे साउथ एक्ट पार्ट 2 में जो है लैंड मिली, और लैंड मिल के जो है उसका जो हस्न हुआ, जो अभी आपने ये कहा कि वो बुजुर्ग लोग छोड़ना ही नहीं चाहते, बिल्कुल आपने सटीक सवाल किया। उसमें यही हुआ कि कुछ बुजुर्ग लोग इस तरीके से वहाँ जुड़े कि उन्होंने जो है जिस तरीके से वहाँ पर व्यवहार किया है वह सबके सामने है। गढ़वाल भवन फल फूल रहा है, और दूसरी ओर अपना अल्मोड़ा ग्राम सुधार कमेटी का जो अपना भवन है वो बिल्कुल अपना जो है कई भागों में डिवाइड हो गया है, और उसका जो मालिकाना हक है वो भी उसमें भी जो है मैं समझता हूँ कि लगभग बिग टाइप गया है। एक्चुअली बात यह है, तो ऐसे में जब हम लोग जब अपना यहाँ पर सक्रिय हुए तो हम लोगों ने भी बहुत कोशिश की कि हमारे भटजी हुआ करते थे, एक हमारे जोशी साहब हुआ करते थे जिनके हाथ में ये सब कुछ था। हमने फिर जो है जब पूरा ये संघर्ष किया था उसको हम श्रीप्रकाश कांडपाल जी अपने बीच से एक ऐसे व्यक्ति विशेष को लाए कि जो कि समाज के जन के अंदर उनका जो एक अपना एक उनकी मान्यता थी, तो उनको हम आगे लेके आए, उनको उनका अध्यक्ष बनाया उस पूरी संस्था का। अब धीरे धीरे करके अल्मोड़ा ग्राम सुधार कमेटी कुछ अपना कर रही है, लेकिन वो उस स्तर को नहीं पा सकती है जिस स्तर को आज तक पा लेना चाहिए था। एक्चुअली बात यह है, तो यही अपने एक हाथ का कारण रहा कि अपना आज भी जिस तरह आपने जिक्र किया कि बहुत सारे ऐसे सामाजिक संस्थाएं कि जिनमें अपना लोग अपना उसको छोड़ना नहीं चाहते हैं। ठीक है, उन्होंने मेहनत की है, अपना पूरा एक अभावों का जीवन जी के उस संस्था को मजबूत किया है, उसको यहाँ तक पहुँचाया है, अब उसको क्यों छोड़ेंगे? लेकिन नहीं, एक्चुअली बात है उनकी जो अंदर की जो अपना जो एक उनका स्वार्थ है कि मैं ही इसमें जुड़ा, मेरा ही नाम आगे चलता रहे। एक्चुअली अगर हम इस धारणा से अगर हम हट जाएंगे, जो आज हमारा उत्तराखंड के अगर प्रवासी जनों का अगर मैं दिल्ली में अगर जिक्र करता हूँ तो क्या कौन जानता है कि इस तरह के कहाँ हमारे लोग हैं। हम अपना अन्य माध्यमों से अपना एग्जामों के माध्यम से दूसरे माध्यम में तीसरे माध्यम में जरूर आ गए, लेकिन राजनीतिक स्तर पर कहाँ हैं हम? जबकि कुलानंद भारती हमारे देखिए जब शुरुआती बेस पे हमारे यहाँ पे शिक्षा पार्षद रहा करते थे, और उसका बी आर टमटा जी ने इतना नाम कमाया, अभी श्रीप्रकाश कांडपाल जी को आप का कुछ, तो एक से हस्तियाँ हमारे यहाँ अपना जिले में मोहन उप्रेती जी अपना इस तरीके से रहे, अपना जो है जो लगातार अपना सांस्कृतिक अपना जीवन जिया इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से अपना शिक्षा लेने के बाद। तो ऐसे में जो लोगों की जो धारणा रही कि मैं ही रहूँ, मैं ही खाऊँ, मैं ही पीऊँ, तो इससे ही एक्चुअली हास का जो अपना पूरा कारण रहा, जो हमारे समाज आगे नहीं बढ़ पाए, तो ये मुख्य कारण रहा है। अच्छा, पर्वतीय कला केंद्र से आप जुड़े हुए हैं। पर्वतीय कला केंद्र का मोहन उप्रेती जी और फिर उनकी वाइफ नैमा उप्रेती जी के ज़माने में बहुत नाम हुआ करता था, और उस दौरान कई कलाकार मुंबई तक भी पहुँचे, उनका मंचन भी समय समय पे होता रहा, उनके नाटकों का वो नए नए नाटक भी लिखाया करते थे। तो पिछले कुछ वर्षों में जो संस्था है उसका रुतबा उतना नज़र नहीं आ रहा है, कुछ हल्का सा पड़ गया है, क्या क्या वजह रही होगी? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सटीक सवाल किया है। दरअसल मोहन उप्रेती जी की अपना जो है डेथ के बाद अपना जब 97 में उनकी डेथ हुई थी, तो ये कयास लगाए जा रहे थे कि पर्वतीय कला केंद्र खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कि उनकी मिसेज नैमा खान उप्रेती जी ने जिस तरीके से अपना पूरा योगदान अपना, क्योंकि वो अपना दूरदर्शन के अंदर प्रोड्यूसर हुआ करती थी, उसे रिटायरमेंट का जिस तरीके से पूरा अपना संस्था को उसका अध्यक्ष बनी मोहन जी के जगहों पे, जिस तरीके से उन्होंने पूरा उसको एक आगे बढ़ाने की कोशिश की, क्योंकि पर्वतीय कला केंद्र जो है संस्कृति मंत्रालय के द्वारा एक रिपब्लिक ग्रुप का दर्जा प्राप्त संस्था रही। 28 वर्षों तक लगातार उसको रिपब्लिक ग्रुप का दर्जा प्राप्त रही है। तो उसके बाद जो है अपना जब नेमा जी धीरे धीरे अपने बुढ़ापे की ओर बढ़ गई, तो उसका फिर उनके जो मोहन उप्रेती जी के अपने भाई होते थे भगवत उप्रेती, उन्होंने उसको संभालने की कोशिश की है। उसके बाद फिर धीरे धीरे करके आगे जाके फिर एक CD तिवारी हुआ करते थे अपने नेशनल ड्रामा केंद्र, उन्होंने उसको संभाला। अब आज वो भी अपना यहाँ से रिटायर होकर चले गए। आपका कहना बिल्कुल सटीक है कि धीरे धीरे करके, क्योंकि मोहन जी दरअसल पैदा ही इसलिए हुए थे कि वो अपना उत्तराखंड के कल्चर को आगे बढ़ाए, और उन्होंने कहाँ तक बढ़ाया। देखिए, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की एक बड़ी डिग्री लेने के बाद जो है उन्होंने जो है एक हुड़का पकड़ के उन्होंने उत्तराखंड की लोक कला का, अपना जो लोकगीतों का, लोक संगीत का उन्होंने जो है पूरा आपका प्रचार प्रसार किया। ब्रजेंद्र लाल साजी ने उनका पूरा सहयोग किया, BM शाह ने उनका पूरा सहयोग किया, BR टमटा जी ने उनका पूरा सहयोग किया, पालीवाल जी ने उनका सहयोग किया। एक हमारे HS राणा जी हुआ करते थे, इंदरपुरी में रहते थे, उन्होंने उनका अपना, हम लोग उनके साथ जुड़े। तो धीरे धीरे करके जिस तरीके से अपना लोग अपना स्वर्ग को सिधारते चले गए, उस तरीके धीरे धीरे पर्वतीय कला केंद्र का भी धीरे धीरे करके जो अपना उनके प्रोडक्शन हुआ करते थे, जो मंचन हुआ करते थे, जो राष्ट्रीय लेवल के, हालांकि अभी 2018 में जो अपना पूरा जो अपना ग्लोबल स्तर पर जो है अपना पूरा अपना थिएटर फेस्टिवल हुआ था, तो उसमें अपना ओलंपिक थिएटर जिसे कहते हैं, तो उसमें पर्वतीय कला केंद्र ने अपना पार्टिसिपेट किया। राजूला मालूशाही जो कि आपने भी उसमें किताब लिखी है, तो उस राजूला मालूशाही पर जो है अपना उसका प्रोडक्शन यहाँ पर हुआ अपना NSD के अंदर, तो सराहा गया।
तो जितने भी प्रोडक्शन उस समय पर लोक गाथाएं उत्तराखंड की अपना जो मंचित की गई, जो मोहम्मद उप्रेती जी के टाइम में जो आपने जिक्र किया है, वो आज भी अपना स्थान रखती है। तो लेकिन अब वो जो संगीत की जो विधा है, वो जो लेखन की विधा जो ब्रजलाल साजी लिखते थे, अब वो तो नहीं रही ना। तो उसका नतीजा एक्चुअली ये है कि जो घिसी पिटे तौर पे भी जो आज अपना जो हो रहा है एक्चुअली उससे जो है थोड़ा पर्वतीय कला केंद्र का जो अपना मान सम्मान था धीरे धीरे करके वो अपना नीचे खिसक रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि आज जो युवा पीढ़ी जो अब आगे उभर रही है, तो मुझे लगता है कि हो सकता है कि एक आध वर्षों में, क्योंकि आप सरकार ने भी अपनी पॉलिसियाँ बदल दी, जो रिपेटरी ग्रुप का दर्जा था वो भी लगभग अपना हिंदुस्तान के कई अपना ग्रुपों का ख़त्म कर दिया गया है। तो ऐसे में मैं समझता हूँ कि पर्वतीय कला केंद्र के जो नए युवा जुड़ रहे हैं उनके माध्यम से आप हम कह सकते हैं, कयास लगा सकते हैं कि पर्वतीय कला केंद्र आगे जाकर भविष्य में तरक्की करेगा। अच्छा, पर्वतीय कला केंद्र जो है ये अपने आप में बहुत बड़ा नाम भी है और इससे बहुत सारे लोग जुड़ना भी चाहते हैं, फिर वो जुड़ क्यों नहीं पाते? दरअसल सतीश जी, दरअसल जो आपने सवाल किया है ये सिर्फ पर्वतीय कला केंद्र के साथ ही नहीं रहा है, ये जो हमारे दिल्ली में प्रवासियों की, हमारे उत्तराखंड की अन्य संस्थाएं उनके साथ भी ये चीज़ रहा है जी। तो लोगों ने संस्थाओं के अंदर उन्हीं लोगों को जोड़ने की कोशिश की जो उनके इर्द गिर्द रहते हैं जी। जो कि जिससे कि संस्था में कोई इस तरह के विघ्न बाधा पैदा न हो। तो अपना पर्वतीय कला केंद्र का जहाँ तक सवाल है, पर्वतीय कला शुरू में ये कहा जाता था जी पर्वतीय कला केंद्र में तो सिर्फ कुमाऊँ के ही लोग रहते हैं, ऐसा नहीं था। कुमाऊँ पर्वतीय कला केंद्र दिल्ली के प्रवासियों की एकमात्र ऐसी संस्था है जिसमें गढ़वाल की, अगर मैं अपना विश्व मोहन बडोला है जो कि हमारे इंडियन अफेयर्स के ब्यूरो चीफ हुआ करते थे, तो वो उससे जो अपना, अगर मैं बाहरी अगर जिक्र करता हूँ विनोद दुआ जैसे हमारे उससे विनोद नागपाल जैसे संस्था से जुड़े रहे, बाकी मधु मालती जो कि अपना मुंबई में आज वर्क करती हैं, यानी कि कई फिल्मी कलाकार जो यहाँ से अपना निकल चुके हैं। अपना सुनिधि चौहान के पिताजी दुष्यंत वो हमारे अपना संस्था से अपना जुड़े, यानी कि गढ़वाल और कुमाऊँ और अन्य लोगों को भी हमने अपने जोड़ने की कोशिश की, जिससे कि कम से कम हमारा जो अपना लोक कला का स्तर है वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना गूंजा और गूंजा भी। इसीलिए पर्वतीय कला केंद्र आज एकमात्र ऐसी संस्था है कि जिसने सांस्कृतिक जगत के अंदर कई देशों के दौरे करके उत्तराखंड की लोक कला को और भारत की लोक कला को जो है बहुत आगे बढ़ाने का प्रयास किया। लेकिन एक कमी जो दिखाई देती है वो ये कि दिल्ली में कोई ज़मीन नहीं होना पर्वतीय कला केंद्र के पास, और या कोई अपना भवन या थिएटर नहीं होना, ये भी अपने आप में कई बार संसाधनों का जिसे अभाव एक तरह से कहा जाए वो भी इसके साथ है। बिल्कुल, आपने अच्छा सवाल किया है सतीश जी। दरअसल मैं तो ये कहता हूँ कि जैसे मोहन जी का कभी कोई स्वार्थ नहीं रहा, कोई लोभ लालच नहीं रहा जी। और आप देखिए बी आर टमटा क्या नहीं कर सकते थे, वो एमसीडी के इतने बड़े कमिश्नर रहे थे, या चंद्रबल्लभ नैनवाल जो कि अपना डीडीए के अपना कमिश्नर हुआ करते थे, वो भी हमारे पर्वतीय कला केंद्र जुड़े हुए थे, वो क्या नहीं कर सकते थे। ये प्रयास किया गया एक्चुअली, लेकिन जिस तरीके से समय के बदलते अपना रुख के साथ जिस तरीके से अपने नियम कायदे कानून बदलते चले गए तो पर्वतीय कला केंद्र से पिछड़ गया। और वो जब उन्होंने प्रयास किया भी, अल्मोड़ा ग्राम सुधार कमेटी ने 11 लाख रुपया पर्वतीय कला केंद्र को दिया कि हम आपकी मदद करते हैं, बाद में जो पैसा हमें वापस कर देना, तो वो पैसा भी जमा हो गया था। लेकिन जो आज की जो राजनीतिक अपने गतिविधियां हैं, जिस तरीके से पूरा एक भ्रष्टाचार का आलम है, तो यही अपना पर्वतीय कला केंद्र को भुगतना पड़ा। उसमें उस स्थिति में क्या हुआ कि पर्वतीय कला केंद्र वहाँ तक नहीं पहुँच पाया कि अपनी ज़मीन ले सके, अपना कुछ अपना भवन बना सके। थैंक यू पवनी जी, आपके साथ बहुत सारे मुद्दों पर बात हुई और आगे भी चर्चा करेंगे। और आप सामाजिक कार्यों में, पत्रकारिता में, लेखन में लगे हुए हैं और ये अपने आप में बड़ी बातें हैं कि समाज को आप कुछ दे रहे हैं। धन्यवाद। धन्यवाद।